हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बॉस रिसर्च और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ द्विवेदी। फ्रेंड्स, आज आपके लिए जिस स्टॉक को लेकर मैं आया हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ में आपका पसंदीदा भी है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले साल इसका आईपीओ आया था और आईपीओ के आने के बाद इसने एक तरफा रैली दिखाई और उस रैली में बहुत सारे लोगों ने इसको खरीदा और अपने हाई से ये लगभग अब 50 से 55% करेक्ट हो चुका है। और पसंदीदा इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये इंडिया में जानी मानी कंपनी है जो कि फुटवेयर बनाती है और इसका नाम है कैंपस एक्टिव फुटवेयर। तो दोस्तों आइए मैं आपको अब लेके चलता हूँ चार्ट पे, जहां मैं इसकी टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा कि 50% करेक्ट होने के बाद क्या ये स्टॉक खरीदारी का एक दावेदार बन रहा है या किसी भी रैली में हमें इससे निकल जाना चाहिए या किसी भी गिरावट में बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो मेरे इस वीडियो को देख के आप कोई भी बाइंग या सेलिंग ना करें। अपने फाइनेंशियल प्लानर से जरूर पूछें क्योंकि दोस्तों ये पैसा आपका है, प्रॉफिट और लॉस भी आपका ही होगा। दोस्तों ये वीडियो मैं सिर्फ इंटरटेनमेंट और एजुकेशनल पर्पजेस के लिए बना रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको लेकर चलता हूँ चार्ट पे। तो दोस्तों मैंने आपके सामने कैंपस एक्टिववेयर का वीकली चार्ट लगा लिया है और आइए अब इस चार्ट को देख के समझते हैं कि स्टॉक में हो क्या रहा है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं शुरुआत से। जब इसका आईपीओ आया तो हमने देखा कि एक छोटी मोटी गिरावट आई और स्टॉक ने लो बनाया 307 का और वहाँ से फिर एक तरफा तेजी आती है और स्टॉक को लेके जाती है 640 के आसपास। 640 का हाई बनाने के बाद ये स्टॉक कभी ऊपर गया ही नहीं और वहाँ से कंटिन्यूसली नीचे आता गया। अब हम देखें अगर तो हर गिरावट के बाद एक छोटी खरीदारी आती है और फिर से एक बड़ी गिरावट आती है, फिर एक छोटी मोटी खरीदारी आती है और फिर एक बड़ी गिरावट आती है और फिर एक छोटी मोटी खरीदारी आती है और फिर एक गिरावट आती है और गिर के रिसेंटली इसने जो सबसे अपना लो बनाया था वो था 280-282 के आसपास। तो दोस्तों समझने की बात यह है कि जब भी कोई स्टॉक गिरता है तो वो एक बार में नहीं गिरता, वो चढ़ चढ़ के गिरता है। जब वो चढ़ता है तो चढ़ता कम है और गिरता ज़्यादा है, यानी हायर लोज लोअर हाइज। आप यहाँ पे देखेंगे हायर लोज लोअर हाइज, हायर लोज लोअर हाइज, हायर लोज लोअर हाइज, हायर लोज लोअर हाइज। और दोस्तों समझने की बात यह है कि सबसे ज़्यादा खरीदारी, सबसे ज़्यादा रिटेल निवेशक इसमें कहाँ फंसे होंगे? वो हमेशा यहीं फंसेंगे जब इस स्टॉक ने वीक ऑन वीक कंटिन्यूसली ऊपर की रैली दिखाई थी। तो अब दोस्तों बात यह है कि इसमें हम खोजते हैं कि इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो दोस्तों जो पहला सपोर्ट है वो 280 के आसपास ही है और अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 306 के आसपास। फिर उसके बाद दूसरा अगर हम इसमें रेजिस्टेंस खोजें तो हमको 340 के आसपास दिखता है और उसके बाद का हमको जो रेजिस्टेंस दिखता है वो लगभग 380 के आसपास है और उसके बाद का जो रेजिस्टेंस हमें दिखता है वो यहाँ पे दिखता है दोस्तों, जहाँ पे इसने थोड़ा बहुत कंसोलिडेट भी किया था साइडवेज जाके, यानी 400, 415, 420 के आसपास। और उसके बाद का अगर हम बड़ा रेजिस्टेंस देखें तो हमको हमारे सामने वो निकल के आता है लगभग 468 के आसपास और उसके बाद इसका ऑल टाइम हाई 640 का। तो दोस्तों अब यहाँ से जब स्टॉक ये चलना शुरू करेगा तो इसके लिए सबसे बड़ा हर्डल होगा 340, यानी अगर ये 340 को क्रॉस करेगा तो इसके लिए अगला जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 380 का बनेगा और उसके बाद लगभग 415 से 420 का और 420 के बाद जो इसका रेजिस्टेंस बनेगा वो 468 के आसपास बनेगा और फिर फाइनल रेजिस्टेंस 640 के आसपास बनेगा। तो दोस्तों कैंपस एक्टिववेयर में समझने की एक और बात है कि ये स्टॉक ने 640 का हाई लगाने के बाद लगातार गिरावट क्यों दिया। इसको समझने के लिए हमको फंडामेंटल एनालिसिस पे जाना पड़ेगा। फंडामेंटल एनालिसिस पे जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जिन लोगों की इसमें पोजीशन है वो क्या करें और क्या इसमें फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है। तो दोस्तों अगर आपने आईपीओ के टाइम पे अप्लाई किया था तो आप निराश मत होइए। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये स्टॉक फॉर श्योर आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। प्रॉब्लम ये है कि इसका ईपीएस कैच नहीं कर पा रहा है, यानी ये ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है 80-85 के पी रेशियो पे। अगर आपको ईपीएस और पी रेशियो नहीं पता है तो मेरे पुराने वीडियो पे जाके आप उसको देख सकते हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे ईपीएस नहीं आ रहा है स्टॉक और ये स्टॉक ऑलरेडी हाई पी पे ट्रेड हो रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं और अगर आप कहीं बीच में फंसे हुए हैं तो आप इंतज़ार कर सकते हैं कि प्राइस अगर आपका आ जाता है तो आप इससे निकल सकते हैं। और अगर आप इसमें फ्रेश बाइंग करने की कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत सतर्क रहना होगा क्योंकि स्टॉक में बहुत सारे लोग हर लेवल पे फंसे हुए हैं। तो जब भी प्राइस ऊपर जाएगा तो लोग इसमें से निकलने की कोशिश करेंगे और जब लोग निकलने की कोशिश करेंगे तो अपने रेजिस्टेंस से वापस ये स्टॉक नीचे की तरफ रुख कर लेगा।
तो दोस्तों आइए अब चलते हैं फंडामेंटल रिसर्च की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं इनके प्रमोटर्स के बारे में। तो यहाँ पे जो चेयरमैन और एमडी हैं वो हैं श्री हरि कृष्ण अग्रवाल और उनके बेटे हैं निखिल अग्रवाल, जो कि होल टाइम डायरेक्टर हैं और सीईओ भी हैं इस कंपनी के। हरि कृष्ण अग्रवाल जी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं और उन्होंने एक्शन नाम का ब्रांड शुरू किया था। और वहीं निखिल अग्रवाल जो हैं वो प्रूड्यू यूनिवर्सिटी से अमेरिका से पढ़ाई करके आए हुए हैं। और तीसरे हैं अंकुरनंद थंदानी, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों यहाँ प्रमोटर में कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रमोटर बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे से इस कंपनी को चलाते भी हैं। तो आइए दोस्तों अब समझते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। और सबसे पहले बात करते हैं मार्केट कैप की। तो यहाँ पे जो आपको मार्केट कैप दिख रहा है वो है 9,340 करोड़ का। और 9,340 करोड़ की जो मार्केट कैप है वो ये दर्शाती है कि एक जो कंपनी है वो एक मिड कैप कंपनी है। क्योंकि अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में होता है तो एक मिड कैप कंपनी होती है। और वहीं इसका करंट प्राइस जो ट्रेड कर रहा है वो है 306 और जो हाईज और लोज बने हैं वो हैं 282 और 640 के। और इस स्टॉक का जो पी रेशियो है वो अब देखिए कि वो 80 के आसपास यानी 79.6 के आसपास है और बुक वैल्यू है 26.2 का। डिविडेंड टिल 0% है और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 23.1% और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 23.9%। अब दोस्तों समझते हैं हम ये ROCE और ROE के बारे में। तो दोस्तों जो ROCE है 23.1%, उसका मतलब है कि जो टोटल पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है उस पर जो रिटर्न आ रहा है वो 23.1% का है। और वहीं जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो इक्विटी जो होता है वो होता है एसेट माइनस लाइबिलिटी, वो है 23.9%। और दोस्तों नोट करिए कि जो ROE है वहाँ पे अगर आपकी लाइबिलिटी ज़्यादा होती जाती है तो भी आपका ROE बढ़ जाता है। तो दोस्तों ROCE और ROE के बीच में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि ROCE जो होता है वो टोटल कैपिटल जो कंपनी में लगी हुई होती है उसके ऊपर का रिटर्न होता है। और वहीं जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है वो होता है बुक वैल्यू के ऊपर, यानी एसेट माइनस लाइबिलिटी के ऊपर जो रिटर्न कंपनी जनरेट कर रही होती है उसको हम ROE कहते हैं। तो दोस्तों अगर हम कैंपस एक्टिवेयर का पी रेशियो और EPS का चार्ट देखें और कंपैरिजन करें तो हमें ये समझ में आता है कि ये स्टॉक लिस्ट ही बहुत हाई पी पे हुआ था, यानी लिस्ट ही लगभग 190-200 के पी पे हुआ था। और वहाँ से जो पी रेशियो बढ़ना शुरू हुआ तो देखिए आप, इसने टॉप बना है पी रेशियो ने 340 के आसपास का, जहाँ पे 340 के ऊपर इसका जो EPS था वो केवल 1.77 था, यानी हर एक शेयर सिर्फ 1.77 रुपये कमा रहा है और ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है 400 के पी पे। और वहाँ से अगर आप देखें तो इसका EPS बढ़ता है 1.77 से 4.06 का हो जाता है, 4.06 का हो जाता है, पर पी रेशियो गिरना शुरू होता है। पी रेशियो क्यों गिर रहा है? क्योंकि स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा है। अब अगर आप देखें तो ये EPS कैच नहीं कर पाया, EPS को और ऊपर बढ़ना था। अगर EPS ऊपर बढ़ा होता तो ये स्टॉक का प्राइस और भी ज़्यादा हुआ होता और हाई पी हो गया होता शायद, यानी EPS पी को कैच कर लेता। पर अब आप यहाँ देखेंगे कि पी रेशियो नीचे आता जा रहा है और EPS वहीं का वहीं रह रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टॉक में। कोई भी स्टॉक जब उसका EPS बढ़ता नहीं है और पी रेशियो बढ़ गया होता है तो हो ये रहा होता है कि लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि जो उसकी अर्निंग होगी वो बढ़ के आएगी और पी रेशियो को मैच करेगी, बट इस स्टॉक में ऐसा नहीं हुआ। तो इस वजह से मार्केट ने इस स्टॉक को पनिश किया और इसके पी को अब नीचे लेके आ रहे हैं, क्योंकि EPS ऊपर नहीं आया इसलिए पी को नीचे आना पड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे वही सेम समस्या है कि जब इसकी लिस्टिंग होती है तो ये कमाई दिखा रहे थे 1,194 करोड़ की, जो कि बढ़ के 1,484 करोड़ हो गई। और वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 243 करोड़ से बढ़ के 254 करोड़ का हुआ। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट है वो 109 करोड़ से सिर्फ 117 करोड़ है, यानी जो EPS ग्रोथ है वो है ही नहीं या मामूली है, यानी 3.57 से बढ़ के EPS सिर्फ 3.84 है और ट्रेलिंग बेसिस पे 3.85 है। तो कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं है इनके अर्निंग्स पे। तो यहाँ समझ हमें ये आ रहा है कि इनका जो टॉप लाइन है वो तो ग्रो हो रहा है, यानी जो इनका रेवेन्यू है वो तो ग्रो हो रहा है, यानी ये पहले जितना जूता बेचते थे उससे ज़्यादा जूता शायद अब इनका बिक रहा है, पर ये बचा नहीं पा रहे हैं पैसों को, यानी जो इनका नेट प्रॉफिट है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। सिर्फ 109 करोड़ से 117 करोड़ का छोटा सा जंप लिया इन्होंने। इसी वजह से दोस्तों मार्केट इस स्टॉक को पनिश कर रहा है। और जब तक दोस्तों ये EPS का ग्रोथ नहीं आएगा तब तक पी रेशियो कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा और स्टॉक का प्राइस नीचे आता रहेगा, क्योंकि पी को मैनेज करने का सिर्फ दो ही तरीका है, या तो अर्निंग्स ज़्यादा आ जाए या तो उस स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस है वो नीचे आ जाए। क्योंकि पी रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टॉक का करंट प्राइस डिवाइडेड बाई इट्स EPS। तो अगर EPS ज़्यादा आ जाएगा तो भी पी रेशियो कम हो जाएगा, या तो जो स्टॉक का करंट प्राइस है वो नीचे आ जाए तो पी रेशियो मैच हो जाएगा। और यहाँ पे EPS आ नहीं रहा है, इसी वजह से पी रेशियो नीचे आ रहा है। और इसी वजह से आपको दिख रहा है कि जो स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस है शेयर का वो टाइम टू टाइम नीचे की तरफ फॉलो ऑन करता जा रहा है, गिरता जा रहा है। कुछ और रेशियोज़ के बारे में
जो इनका डेप्टर डेज़ है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दोस्तों डेप्टर डेज़ का मतलब होता है कि जो भी हम अपना फैक्ट्री में सामान बना रहे हैं उसका पेमेंट हमें कितने दिनों में मिलता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप है जो कि इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा है कि अब इनको अपना पैसा सिर्फ 41 दिन में मिल जाता है, जो कि पहले 113, 86 दिन, 78 दिन और 50 दिन में मिलता था। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। दूसरा चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं इन्वेंट्री डेज़। दोस्तों इन्वेंट्री डेज़ वो होता है कि जब तक आपका माल आपके फैक्ट्री के स्टोरेज में पड़ा रहता है, यानी वो बिक नहीं रहा होता है। दोस्तों इन्वेंट्री डेज़ अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ फैशन में ट्रेंड बदल रहे हैं या फिर उनका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रहा है बट वो माल बिक नहीं पा रहा है अभी तक। तो ये एक बुरी बात है अगर इन्वेंट्री डेज़ बढ़ता है तो। तीसरा डेज़ पेएबल, ये देखेंगे तो सिग्निफिकेंटली ऊपर नीचे होता रहता है और अभी ये 161 से 119 हो चुका है। इसका मतलब है कि जो भी आप माल खरीद रहे हैं उसका पैसा आप उस अपने कस्टमर को जिससे आपने माल खरीदा है उसको कितने दिन में पे कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे ये कंपेयर किया जाए कि डेज़ पेएबल और डेप्टर डेज़ के बीच में जो अंतर है वो काफ़ी अच्छा है, यानी ये जो माल खरीद रहे हैं उसका पैसा तो ये बाद में चुका रहे हैं पर जो इनको पैसा मिल रहा है बेचने के बाद वो जल्दी मिल जा रहा है। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों समझने की बात है कि कैश कन्वर्जन साइकिल भी इनका लगभग ऊपर नीचे होता रहता है और अभी 138 पे आ गया है 85 से। तो दोस्तों कैश कन्वर्जन साइकिल को पहले समझते हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल का मतलब होता है कि जो आपने इन्वेंट्री खरीदी, अपने किसी कस्टमर से कच्चा माल जो खरीदा, वो आपने प्रोडक्ट बना के जब तक आउटलेट पे बेच के नहीं वापस आ गए तब तक का जो पैसा है उसको बोलते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल। यानी आपकी इन्वेंट्री पे खर्चा हुआ वो पैसा वापस आपके पास आपका प्रॉफिट बन के कब आता है, उस दौरान जो भी समय गुजरता है उसको कैश कन्वर्जन साइकिल करते हैं। और दोस्तों आप समझते हैं वर्किंग कैपिटल डेज़। तो वर्किंग कैपिटल डेज़ वो होते हैं कि जब आपने अपना रेवेन्यू जो बनाया, मतलब आपने जो वर्किंग कैपिटल लगाया है उससे आपका कैश वापस कितने दिनों में आता है। तो दोस्तों कैश कन्वर्जन साइकिल हमें यहाँ दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे होता है और ये एवरेज लगभग 138 दिन है अभी मार्च 2022 में, और 2023 में तो ये बढ़ के 157 हो गया है। और वहीं पे वर्किंग कैपिटल डेज़ 102 से 113 और अभी 2023 में 110 दिन है। तो दोस्तों ये अगर दोनों पैरामीटर्स बढ़ते हैं तो किसी भी कंपनी के लिए बुरी बात है, क्योंकि आप खुद समझिए कि अगर आपने कोई बिज़नेस किया है और आपने जो पैसे लगाए हैं अगर वो पैसे प्रॉफिट बन के आने में ज़्यादा दिन लग रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात है या बुरी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझते हैं। तो हम ये देखेंगे कि जून 2022 में प्रमोटर्स के पास लगभग 74% था, जो कि अभी भी इंटैक्ट है, यानी उसमें कोई बहुत खास चेंज नहीं हुआ है। वहीं आप एफआईआईज़ को देखेंगे तो 5.27 से एफआईआईज़ ने बढ़ा के उसको 11.49 कर लिया है, और वहीं पब्लिक होल्डिंग जो है वो 14.03 से घट के 7.93% हो गई है, और डीआईआईज़ लगभग कांस्टेंट रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये बात समझिए कि एफआईआईज़ के पास जब माल कम था तो पब्लिक के पास माल ज़्यादा था, और जब अब एफआईआईज़ के पास माल ज़्यादा है तो पब्लिक के पास माल कम है। और इसको समझने का सीधा मतलब ये है कि जब ये कंपनी लिस्ट हुई तब एफआईआईज़ ने बहुत कम खरीदारी की, और अब एफआईआईज़ इसके अंदर एंटर कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि अब इसका जो पी रेशियो है वो नीचे आ रहा है। और जब पब्लिक ने इसमें एंट्री ली थी तब इसका पी रेशियो ज़्यादा था, और उसके बाद लगातार स्टॉक में गिरावट आई, जिससे पब्लिक ने इस स्टॉक को धीरे धीरे करके खाली करना शुरू किया है, और पब्लिक इस स्टॉक में से अपना लॉस बुक करके धीरे धीरे निकलता जा रहा है और एफआईआईज़ इसको खरीदते जा रहे हैं। जबकि दोस्तों होना इसका उल्टा चाहिए था कि एफआईआईज़ को ज़्यादा भाव पे खरीदना चाहिए था और पब्लिक को कम भाव पे खरीदना चाहिए था। मैं पी रेशियो की बात कर रहा हूँ, और अब पब्लिक को धीरे धीरे खरीदना चाहिए था। हालांकि अभी भी ये स्टॉक उस लेवल पे नहीं है कि इसको एक बाय माना जाए। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, क्योंकि अगर इसका मैं पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो या ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं मैं कौन सी कंपनीज़ को एनालाइज करूँ। इससे मुझे एक आइडिया मिलेगा। तब तक के लिए बी हैप्पी, गुड बाय, जय हिंद।